हम पर आतंकवादी हमला मतलब तुम पर आतंकवाद पर जंग। और अगर वो फिर किसी देश उसके पीछे खड़ा है तो फिर देश आड़े आएगा तो देश पर हमला होगा, पाकिस्तान पर हमला होगा। नहीं, निश्चित तौर पर। और मुझे लगता है कि जिस तरह की स्थितियां हैं और जिसको कम से कम दुनिया के मंचों पर भी बोलने की जरूरत है, हम लोग इसको कहते रहे, आतंकवादी पाकिस्तान में नहीं है, आतंकवादी ही पाकिस्तान को चला रहे हैं। वो वहां ट्रेनिंग नहीं ले रहे हैं, वो वहां की सेना को भी ट्रेंड करते हैं। आईएसआई और सेना वो आतंकवादी के लिहाज से चलते हैं। और अभी जिस तरह की स्थितियां बनी है, चाहे वो अफगानिस्तान से उनके जो झगड़े हैं, चाहे वो उनके अंदर खैबर पख्तूनख्वा में या फिर बलोच में जो झगड़े हैं, बलूचिस्तान में, वो साफ दिखा रहे हैं कि उनकी सेना आतंकवादियों की तरह व्यवहार करती। हमारे यहां जो कुछ कर रहे हैं, उनको लगता है, उनको भ्रम होगा, जो उनका एक के सिंड्रोम है, उस के सिंड्रोम से वो उबर नहीं पाते हैं। लेकिन इस बार इसको पूरी तरह से खत्म करना जरूरी है। और मैं फिर कह रहा हूं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में इस बार भारतीय सेनाओं को बड़ा ऑपरेशन करना ही चाहिए। पीओजेके के भीतर एक बड़ा वर्ग है जो उनकी नीतियों से नाराज है, उनके खिलाफ सड़कों पर है, उनको भी बढ़ावा देना चाहिए, संकोच नहीं करना चाहिए। यही बात प्रोफेसर साहब अभी बोल रहे थे। हाँ, ये इंपॉर्टेंट जो मैंने कहा कि देखिए, जब से ये बात हुई है कि मुनीर को वहां के लिए फील्ड मार्शल को एक ऐसी इम्यूनिटी दे दी जाए कि वो हमेशा के लिए बना रहे और सबसे बड़ा ताकतवर, और उसके खिलाफ सड़क पर कौन है? पाकिस्तान की जनता सड़क पर आ रही है। पॉलिटिकल पार्टियां पहले से उसके खिलाफ थी, खैबर पख्तूनख्वा में पहले से उसका चल रहा है। तो अंदर एक विद्रोह न हो, ध्यान रखिएगा, विद्रोह ऐसे हो चुके हैं। लाल मस्जिद का मार्च हम लोगों ने देखा है, बहुत बड़ा। और कल भी इस पर हम लोगों ने कहानी कुर्सी में मुझे कह रहे हैं कि ये इस वक्त अपनी परेशानियों में घिरी पाकिस्तान की सेना और उसके फील्ड मार्शल को सूट करता है कि ऐसा कुछ हो भारत पाकिस्तान की। जब वार की स्थिति हो जाती है तो क्या होता है, आदमी अंदर के डिसेंशंस को, डिसेंट को खत्म करके और खड़ा हो जाता है, आर्मी के साथ खड़ा हो जाता है। हो सकता है कि पाकिस्तान की फिर एक गलती की है उसने अपने सोचने में, उसने इम्यूनिटी अपने देश में ली है, हमसे नहीं ली है। नहीं, इम्यूनिटी ली है, लेकिन वो जो जनता में नाराजगी है उससे इम्यूनिटी नहीं मिली है। मैं कल परसों भी हम चर्चा कर रहे थे कि इसका मतलब ये नहीं कि बिल पास करवा लिया तो वो हमेशा के लिए हो गए। और पाकिस्तान का यदि इतिहास देखेंगे, जब भी वहां पर इंटरनल क्राइसिस हुआ वो भारत के साथ कुछ ना कुछ करते हैं। अब बात हो रही है कि क्या हम जवाब दे रहे हैं कि नहीं जवाब दे। एक बात समझने की जरूरत है कि प्रॉक्सी वॉर का जवाब यदि वॉर से देना है तो वो तरीके से दिया जाता है। ये नहीं ना कि आज उन्होंने कल बम फोड़ दिए थे तो आज हम वो कर देंगे। ये पहलगाम के बाद भी ऐसा नहीं हुआ था, तैयारी से हुआ। तैयारी रखिए। और उसमें यह है कि उतने ही दिन उनकी नींद उड़ी रहेगी पाकिस्तान की, क्योंकि कल रात से नींद उड़ी हुई है उनकी तो। और ये मुझे लग रहा है कि इसका जवाब इस बार ठीक तरीके से दिया जाए। मन में कोई संशय नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 होके रहेगा। और इसका फर्स्ट पार्ट यह है कि ये पाकिस्तान के रहनुमाई में, पाकिस्तान की लीडरशिप में, पाकिस्तान की गाइडेंस में हुआ है। आप एक और जो देश उम्मीद कर रहा है, हम सब उम्मीद कर रहे हैं। हमने बहुत सुना है, कनाडा से लेकर लंदन तक, कंधार से लेकर हर जगह देखा है हमने। हम भारत के लोग ये चाहते हैं कि मसूद अजहर जैसे लोग ऊपर जाते हुए दिखें। इसको आप भले किसी तरह का बयान माने, लेकिन ये देश के लोगों की इच्छा है। और कई बार ऐसा लगता है ना कि युद्ध वाला तो बहुत रणनीति बना के करना है, बहुत उसमें तैयारी करनी है, क्या दो देशों के बीच युद्ध होना भी चाहिए, लेकिन उनकी धरती पर कुछ ही आतंकवादी मरे, ये देश चाहता है, दुनिया जरूरी हो ये तो बहस की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। बिल्कुल, युद्ध जब जरूरी हो जाए तो फिर उसमें बहस की जरूरत नहीं होती है कि युद्ध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। क्योंकि देश का आत्मसम्मान, देश का संकट, देश की सुरक्षा, ये सबसे महत्वपूर्ण है। आप महाभारत में भी चले जाइए, युद्ध कब होता है? युद्ध को जब युद्ध और प्रॉक्सी वार में वही फर्क है ना। प्रॉक्सी वार आप कभी भी कर सकते हैं, युद्ध आप उस समय करते हैं कि उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। फिर वही बात याद आती है आसिम मुनीर की कही हुई कि भारत एक शाइनिंग चमचमाती मर्सिडीज है और हम एक खटारा कबाड़ से भरा ट्रक हैं, टकराएंगे तो नुकसान किसका होगा? मतलब ये हमारी कॉस्ट क्या है उसकी, उस एक्शन की, हमारे जवाब की, वो भी तो देखनी होती है। हाँ, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि प्लान वे में होगा, प्लान तरीके से होगा। लेकिन ये आप ये ऐसा समझते हैं कि ये कोई चुनाव की सभा थी कि प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया कि एक्ट ऑफ टेरर इज एक्ट ऑफ वॉर। तो एक्ट ऑफ टेरर और एक्ट ऑफ वॉर, और ये जैसे हो रहा है, अभी आपने बताया कि फरीदाबाद में फिर से मिल गया है। इसकी बार बार मैं बात कर रहा हूँ कि आप केवल एक घटना से यदि इसको आज हम सारा प्रोग्राम कर रहे हैं तो हम गलत तरीके से कर रहे हैं। ये एक बड़ा पूरा का पूरा प्लान है, बड़ा के पूरे एक्सरसाइज है पाकिस्तान की, या जो भी लोग टेररिस्ट इसमें कर रहे हैं उसको उस तरीके से समग्र रूप में देखिए। ये 8 लोगों के मरने लाल किले पर, और लाल किला एक मैसेज है, इसको भी समझिए। लाल तो सर 24 घंटे भी नहीं बीते, अभी तो बहुत सी बातें सामने आनी बाकी है।
नरेंद्र मोदी जिस तरीके से राजनीति करते हो, नरेंद्र मोदी जिस तरीके से एक बहुत विजनरी लीडर है, वो किसी के उकसावे में आकर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। अगर पाकिस्तान चाहता हो कि भारत के अंदर एक बम विस्फोट कर दो, कोई जगह आतंकी घटना कर दो, प्रधानमंत्री उकस के दूसरे दिन हमला कर देंगे, मुझे लगता है नहीं। प्रधानमंत्री मोदी फिलहाल इस तरह की कोई लेंगे, लेकिन पूरी जानकारी लेंगे और समय आने पर इसका हिसाब जरूर चुकता करेंगे। प्रधानमंत्री जानते हैं कि भाई युद्ध होगा तो किस स्टेज पर जाएगा। अब जब युद्ध होगा तो डायरेक्टर जनरल ऑफ जो उनके जो डीजीएमओ, जब डीजीएमओ का फोन आया था, दोनों देशों के बीच बातचीत हुई थी। अब वो स्थिति नहीं रहेगी। प्रधानमंत्री बहुत सोच समझ के करेंगे, लेकिन जब करेंगे उसका हिसाब पाकिस्तान को देते नहीं बनेगा उसके भारत के हमले का। लेकिन ऐसा नहीं कि कल हुआ है तो 48 घंटे के अंदर भारत की सेना कोई हमला कर देगी या पाकिस्तान में घुसकर कुछ लाहौर पे कोई बड़ा हमला करेगी, फिलहाल नहीं होगा। देश देख रहा है इस बात को, प्रधानमंत्री ने पूरी इस बात को देखा। जो दुख क्या प्रधानमंत्री ने अभी भूटान से कहा है, दुनिया को संदेश इंग्लिश में भी उन्होंने दिया है समझाने के लिए कि दुनिया समझ ले कि इस समय हम मतलब कितने दुख में और भारत कितने गुस्से में इसके अंदर, उसका हिसाब लिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि 48 घंटे में भारत कोई हमला करने जा रहा है। हालांकि राजस्थान की बॉर्डर पे अभी तीनों सेनाओं का युद्धाभ्यास चल रहा है, बस एक इशारे की जरूरत है। पाकिस्तान वहां से बहुत दूर नहीं है, लेकिन मुझे लगता है आने वाले समय में या तो साल के अंत में या नए साल की शुरुआत में पाकिस्तान को उसका सबक जरूर मिलेगा। जी बिल्कुल। मैं फिर कुछ तस्वीरें आई हैं वो आपको दिखा देते हैं कि ये ब्लास्ट में जो गाड़ी का इस्तेमाल हुआ I-20 का, इसका एक सीसीटीवी फुटेज है। ये पोल्यूशन चेक करवाया जा रहा है इस गाड़ी का, और इसमें जो आदमी बैठा है वो आदिल है। एक बैग भी है उसके पास, उसमें व्हाइट टी शर्ट पहने हुए जो है ये डॉक्टर आदिल है, और दूसरा ब्लैक टी शर्ट में डॉक्टर उमर है। तो फिर एक बार जोड़ लीजिए कड़ियां आप। ये डॉक्टर आदिल वो व्यक्ति जो सबसे पहले पकड़ा गया सहारनपुर से, जिसके लॉकर से अस्पताल में AK-47 मिली, और इसके बाद इसी के बताने पर फरीदाबाद तक पहुंची एजेंसियां, और वहां पर जो है ये उमर जो है वो पकड़ा गया ब्लैक टी शर्ट में, जो इस तस्वीर में आपको दिखाई देगा, जो माना जा रहा है कि इस घटना का जिम्मेदार और इसका सुसाइड बॉम्बर जो है वो हो सकता है। तो एक और ये नई तस्वीर है जो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। देखें, ये गाड़ी को लेकर बड़े निश्चिंता के साथ भी ये लोग घूम रहे हैं। ये देखिए, ये एक गाड़ी में बैठते हुए फिर ये दिखाई देते हैं। तो उमर और आदिल दोनों एक साथ पहली बार नजर आए हैं, पोल्यूशन चेक करवा रहे हैं किसी पेट्रोल पंप पर। अब ये कितने वक्त पहले का है ये नहीं कहा जा सकता है कि ये कल ही का है या और पहले का है, क्योंकि ये आदिल की गिरफ्तारी तो कुछ रोज पहले हो चुकी है। तो मतलब ये पुराना वीडियो है ये, जिसमें दोनों हैं। लेकिन गाड़ी को क्योंकि कल से लोकेट किया जा रहा है, 29 अक्टूबर का वीडियो है। चेक इसलिए जरूरी है ना, क्योंकि दिल्ली में आप एंट्री करते हैं तो पुलिस किसी भी वजह से वहां पर पोल्यूशन सर्टिफिकेट को देखने के लिए रोक ले और फिर सारी जांच हो, तो उससे बेहतर रहता है कि आप इस तरह की चीजों को बचा कर रखें कि लाइसेंस हो, ये हो। और गाड़ियों को आप देखिए, गाड़ियों में हमेशा टेररिज्म में जो गाड़ियां ये आती हैं वो रीसेल वाली होती हैं, और रीसेल भी इसमें इतना है कि आपको ढूंढना पड़े कभी। आजकल तो सिस्टम हमारा ऐसा हो गया कि वो वहां तक पहुंच गए हैं। नहीं तो जो ओरिजिनल मालिक है और किसके पास आई है, कभी भी कोई सिंगल मालिक वाली गाड़ी, इतने हाथ पता तो लगे गाड़ी बदली है, ये हाथों हाथ वो इसी वजह से की जाती है ताकि इंटेलिजेंस एजेंसीज को या जो भी लोग जांच कर रहे हैं उनको थोड़ा सा मुश्किल हो और सही लोगों तक वो ना पहुंचे। लेकिन ये तस्वीर इंपॉर्टेंट है। दिल्ली धमाके में शामिल लोग डॉक्टर आदिल और पॉसिबली जो सुसाइड बॉम्बर है ये डॉक्टर उमर, ये दोनों एक साथ जो है तस्वीर दिखाई दे रही है 29 अक्टूबर की, उसमें दिखे हैं इसी I-20 गाड़ी के अंदर बैठ करके। पहले उतरे, पोल्यूशन चेक कराया, और फिर ये देखिए एहतियात तो रखते हैं ये लोग कि भाई एक छोटी सी चीज है, पोल्यूशन नहीं है, किसी ने सड़क पे ट्रैफिक पुलिस ने रोक लिया तो हम इतनी छोटी सी गलती की वजह से हमारा सारा प्लान चौपट ना हो जाए। तो ये पोल्यूशन तक उसका जो है गाड़ी का ये लोग जो है वो चेक करा रहे थे, और मतलब ये काफी एसोसिएटेड थे एक दूसरे के साथ लंबे वक्त से। अब ये बड़ा साफ है, ये टीम थी सर पूरी, निश्चित रूप से टीम थी, और अब एजेंसी सारी कड़ियां इसके अंदर जोड़ेगी। और कई बार रहता है कि गाड़ियां चोरी की भी रहते हैं, ये खरीदते भी हैं, कई बार चोरी की गाड़ी उठा लेते हैं, फर्जी नेम प्लेट लगा लेते हैं, उस तरीके से हरकतें करते हैं, और जिससे गाड़ी खरीदेगी। कई बार तो ये देखने में आया कि जब पुलवामा होता उसके पहले खबर आई थी कि कई बार इकट्ठी 8-10 गाड़ियां खरीद के रख लेते हैं कि जब जहां जरूरत पड़ेगी वैसी गाड़ी भेजी जाती है। तो क्या जम्मू कश्मीर से गाड़ी उन्होंने भेजी थी, कई और गाड़ियां इनके पास रखी है, कहीं और गाड़ियों में इन्होंने इस तरीके से विस्फोटक भर के कहीं तहखाने में या कहीं पार्किंग में रखी हुई है। मुझे लगता है कि एजेंसी जिस तरीके से तेजी से सक्रिय है तो अब और खबर आएगी कि कहां इन लोगों ने गतिविधियां की थी। अब एजेंसी में लगता है बहुत ज्यादा अलर्ट पे, हिंदुस्तान से भी और खबर आएगी कि एजेंसी ने कहां कुछ पकड़ा हुआ है। फिलहाल मुझे लगता है कि एजेंसी जिस एक्टिव से काम कर रही है, पाकिस्तान को भी जरूर डर होगा, और यहाँ पर जो बैठे उनके आका है मुझे लग रहा है वो भी गिरफ्तार होंगे, कुछ भारत छोड़ने की कोशिश में होंगे, बॉर्डर से निकलने की कोशिश में होंगे। बॉर्डर पे भी इस बात की जांच करने की जरूरत है कि ऐसे लोग देश से ना निकले, सीमाएं जरूर सील हो। आने वाले समय में हमें इसकी और बड़ी जानकारी
सामने आएगी। फिर मैं व्यूअर्स को बता दूं, इस तस्वीर में जो आपको काली टी शर्ट में दिखाई दे रहा है शख्स, वो आदिल है। ब्लैक टी शर्ट में उमर है, माफ कीजिएगा। उमर वो व्यक्ति जिसने कल जो गाड़ी लेकर के यहाँ आया और उसने विस्फोट किया, और अब यही है, उसमें समझा जा रहा है कि सुसाइड बॉम्बर था और ये खुद मर गया उसमें। और जो सफेद टी शर्ट में है वो दूसरा व्यक्ति जो है वो उमर है। तो ये तस्वीर जो है अभी थोड़ी देर पहले ही आई है, 29 अक्टूबर की ये तस्वीर बताई जा रही है। हम लोग बात कर रहे थे पाकिस्तान में डर की। पाकिस्तान की टीवी पर ये चर्चा कि भारत में हमला हुआ, अब क्या जवाब देगा भारत, क्या हम पर फिर से हमला करेगा। उनके सेना प्रमुख के या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति की तरफ से अफसोस का भी एक पोस्ट या बयान ना आना दिल्ली के इस हमले के ऊपर, ये भी बताता है कि सभी लोग, उनके यहाँ पर भी डर, मतलब काम यही हो रहा है कि आप तैयारी रखो, भारत न जाने क्या कुछ कर दे। भाई पहलगाम के बाद 2 हफ्ते के अंदर कर दिया था भारत ने हमला आतंकवादियों के ऊपर। देखिए सौरभ, वो तो ठीक है, घूम फिर करके बात एक जगह आकर के टिक जाती है। ये सक्सेसफुल क्यों हो जाते हैं? जब तक उनको आप एक फर्टाइल ग्राउंड नहीं है, जिसे हम होम टेरर नेटवर्क कहते हैं, जब तक होम टेरर का लिंक हमको नहीं पकड़ा जाता है, ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। जिसे हम बार बार कहते हैं, अंदर के भी अंदर, भारत के अंदर का जो पलता हुआ पाकिस्तान है, उसकी तरफ भी हमको बहुत गंभीरता से ध्यान देनी चाहिए। ये टेरर नेटवर्क आज देख रहे हैं कि अहमदाबाद में है, कल जो है वो फरीदाबाद में हुआ, जम्मू एंड कश्मीर में था, लखनऊ में है, किशनगंज में हो सकता है, पश्चिम बंगाल के अंदर अभी छापे मारे जा रहे हैं। जो सूचना सुबह सुबह आई थी कि पश्चिम बंगाल के अंदर, आसाम के अंदर ऐसे बहुत सारे टेरर मॉड्यूल निकले हैं। तो ये बहुत बड़ी है। मुझे लगता है एक लाइन, सिर्फ एक चीज मुझे जो लगती है, हो सकता है ऐसा नहीं हो, लेकिन देश की एक ऐसी अदालत होनी चाहिए जिनको इन मामले पर कोई सुनवाई के लिए कोई जरूरत नहीं है। उनके लिए जैसे सुप्रीम कोर्ट हम जाते हैं, हमारे यहाँ जो क्रिमिनल नेटवर्क सिस्टम, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, वो इतना लेथार्जिक है कि ये पलते हैं। की तस्वीर नहीं देखी थी आपने? वो आईसिस से जुड़ा हुआ आदमी कर्नाटक की जेल के अंदर बैठ के फोन चला रहा था। भाई मैं तो आपको बता रहा हूं, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि कोई ऐसी चीजें होती है। आपने देखा ना, पोटा के खिलाफ कौन सड़क पर उतर करके आया था, कौन यदि ये टेरर नेटवर्क बहुत पहले खत्म हो गया होता, लेकिन मनमोहन सिंह की सरकार में इस टेरर नेटवर्क को खड़ा होने दिया। आपको और बयान पाकिस्तान का सुनाता हूं। देखिए, वहां पर एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जब कोई आतंकवादी कार्रवाई होती है, तो कोई धमाका हुआ या कुछ हुआ, तो हम लोग जो है सीधे भारत को दोष देते हैं ना। हम भी पहले सीधे ही कह देते हैं कि भारत इसके पीछे है। तो अब अगर उनके यहाँ हो रहा है तो वो हमारा नाम क्यों नहीं लेंगे? सुनिए। मैं देख रही थी कि क्या पाकिस्तान की तरफ से इसका कोई जवाब दिया जा रहा है या पाकिस्तान का मीडिया इसके ऊपर कोई जवाब दे रहा है, तो नहीं। और जाहिर है कि स्पोक्स पर्सन तो जवाब उस वक्त तक नहीं देंगे जब तक के दे भी सकते हैं, जब तक कि कोई इंडिया की गवर्नमेंट की तरफ से या अथॉरिटी की तरफ से ये नहीं कहा जाता कि भाई इसके अंदर इसका हाथ है। वैसे ये अफसोसनाक ये होता है कि अगर इन्वेस्टिगेशन अभी स्टार्ट ना हो, लेकिन आप जो है वो ये कहना शुरू कर दें कि इस तरफ से हुआ, तो ये सिर्फ इंडिया में नहीं हो रहा, पाकिस्तान में भी ऐसे ही होता है। कोई भी इस तरह की खबर हो, कुछ भी हो, तो वो फौरन इंडिया का नाम लग जाता है कि ये राह की साजिश है, आपको पता है। तो फिर आप ये कैसे उम्मीद रखते हैं कि दूसरी तरफ से ऐसा नहीं कहा जाए? जो इसके अंदर लोग डिटेन किए गए हैं या जिनके ऊपर कहा जा रहा है, उन सबका जो रिलेशन है वो पुलवामा से निकल रहा है। ये बड़ी अजीब बात है कि जो पुलवामा के रहने वाले हैं वो लोग जो है इसके अंदर डिटेन किए जा रहे हैं, और उनके कई एक मुस्लिम नेम्स हैं जो इसके अंदर सामने आ रहे हैं। तो ये इन्होंने कहा कि भाई वो कश्मीर से लिंक निकल रहे हैं, ये पाकिस्तान की जर्नलिस्ट कह रही हैं। सबका कनेक्शन जो है पुलवामा से है। पुलवामा में पहले एक बड़ा आतंकवादी वारदात जो है वो उसको अंजाम दिया जा चुका है 2019 के अंदर। तो भारत हम पर क्यों शक नहीं करेगा? फिर आगे लेकिन उन्होंने फिर ये भी कहा कि जंग के आसार दिख रहे हैं, कि भारत और पाकिस्तान फिर एक बार जंग में एक दूसरे के खिलाफ हमलावर होंगे। सुनिए। हालात ऐसे बनते हुए नजर आ रहे हैं कि जो ये बात की जा रही थी कि वॉर हो सकती है, तो वो तो अगर इस तरह की देखे ना, ये इस्तेमाल की जाएगी, ये टाइटल होगा कि पाकिस्तान की तरफ से डायरेक्ट एक्ट ऑफ वॉर है, तो फिर जो है क्या इसके ऊपर जो है वो तो कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान ये कहेगा कि भाई आपने कैसे ये कह दिया, अच्छा फिर हमें बताया जाए वगैरह। तो अब इतना तो पाकिस्तान के पत्रकार समझ रहे हैं, तो वहां की सेना और सरकार तो ज्यादा ही समझ रही होगी कि भारत के प्रधानमंत्री के कहने का क्या मतलब है। उन्होंने भी कहा कि अगर भाई इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कह चुका है और एक बार नहीं कई बार, एक्ट ऑफ टेरर मींस एक्ट ऑफ वॉर, तो पाकिस्तान में किसी को भी क्यों शक होना चाहिए कि भारत क्या कैसी कार्रवाई करेगा? नहीं, सवाल यहाँ ये भी है कि क्या सचमुच पाकिस्तान ने आतंकवादियों को रोकने के लिए कभी कोई काम किया क्या?
और हमें वहां से शुरू करना चाहिए। पुलवामा के पहले आसिम मुनीर का अपने सैनिकों के साथ जो उन्होंने भाषण किया था, इसमें उन्होंने कहा था कि एक साथ नहीं रह सकते। वो साफ साफ कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान हम करके रहेंगे। जहां पर वो साफ साफ कह रहे हैं कि हम इसका बदला लेंगे, वो कश्मीर को लेकर जिस तरह की बात करते रहे, और यहां तक उन्होंने कहा कि हम वहां जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं उनको हम मदद करेंगे। यानी ये तो सीधे सीधे वो बयान है कि आप सीधे सीधे किसी दूसरे देश के जो उसकी संप्रभुता है, सॉवरेंटी है, उसमें हमला कर रहा है। अब मुझे लगता है कि ये वक्त, जिसको बार बार कहा जाता है क्या अमेरिका उनके साथ खड़ा है क्या, तो अमेरिका से भी जरा इस पे दो टूक बात करने की जरूरत है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस पर जरा दो टूक बात करने की जरूरत है। और मैं फिर कह रहा हूं, युद्ध पाकिस्तान के साथ कब होगा, किस स्केल पर होगा, वो एक अलग बात है, लेकिन पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में इस बार इसका एहसास होना चाहिए। वो किस लेवल पर किया जाएगा, कैसे किया जाएगा नहीं पता है, लेकिन मीरपुर और मुजफ्फराबाद में इस बार इसकी आंच पड़नी चाहिए, दिखाई देनी चाहिए। और फिर मैं कह रहा हूं, उनकी धरती पर भी कुछ तो होता हुआ दिखे ना, समझ में तो आए कि इसका मतलब क्या होता है। इन दोनों ही जगहों पर असंतोष की चिंगारी बहुत ज्यादा है। पिछले 2 सालों में कम से कम ऐसी 1 दर्जन से ज्यादा घटनाएं हुई हैं जहां उनका जो निजाम है, जहां उनकी जो जिसको उन्होंने गुलाम बनाकर रखा है, जिस कश्मीर के हिस्से को, वहां की सरकारें बार बार एक तरह से कहें कि मुश्किल में आती पड़ती हुई दिखती है। वहां के लोगों को उनके सिर्फ और सिर्फ टेररिस्ट कैंप के, ट्रेनिंग कैंप के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पीओजे पर इस बार बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, दुनिया को भी नजर आना चाहिए। हालांकि इससे फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान क्या कहेगा, लेकिन हम जानते हैं पाकिस्तान क्या कहेगा। पुलवामा हुआ तो उन्होंने कहा भाई ये तो सुसाइड, जिसने किया सुसाइड बॉम्बर, ये तो जम्मू कश्मीर का लड़का था, इससे पाकिस्तान का क्या लेना देना। अब ये सारे डॉक्टर जम्मू कश्मीर के हैं, तो कहेंगे तो ये तो जम्मू कश्मीर में भारत की सेना के दमन चक्र से परेशान होकर इन लोगों ने ऐसा किया है, तो आजादी की लड़ाई है। वो कह सकते हैं, उसकी बात ठीक है, लेकिन आप याद कीजिए जो 26/11 हुआ 2008 में मुंबई हमला, उसमें एक अजमल कसाब पकड़ा गया तो पूरी कहानी बदल गई। यहाँ जितने लोग पकड़े गए हैं उसमें से कितने लोग यहाँ पर कर रहे हैं और वो किसके हैंडलर्स हैं, ये बहुत जल्दी सामने आ जाएगा। पाकिस्तान के कहने से नहीं, दुनिया भर में भी कोई कह रहा है ये। आप ही मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा पाकिस्तान को बचाने में लगे हुए हैं। भाई सारी दुनिया ये जानती है कि पाकिस्तान आतंकवादी हमले कराने और आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहता है। और मैं इस बात से सहमत हूँ कि इस समय पीओके और जो ये बलूचिस्तान का इलाका है, वहां पर टर्मोइल जैसी स्थिति हो गई है, पाकिस्तान खुद नहीं संभाल पा रहा। तो इस समय हमारे लिए सबसे बेहतर मौका है। ये कब तक ये दोस्ती और अंतर्राष्ट्रीय रिलेशंस पर ये बात करते रहेंगे कि हम कभी कुछ नहीं करेंगे। ये हमने तय किया कि भाई हम पहला हमला नहीं करेंगे, न्यूक्लियर वॉर में भी हमने कहा, लेकिन जो कोई हम पर हमला करेगा तो कब तक ये चुप रहेंगे। अभी प्रोफेसर साहब कह रहे थे कि हम एग्रेशन में हैं, कभी तो कोई जागना चाहिए ना देश में कि इस बात का हिसाब क्या होगा। और बार बार आप कहते रहेंगे तो ये तो बहुत साफ स्थिति में आ गया है पाकिस्तान इस मसले पर कि, और वो आप आसिम मुनीर को भी समझिए कि वो, आप कोई केस चलाने की जरूरत नहीं है हमें पाकिस्तान को, कोई केस चलाने की जरूरत नहीं। ये जो बात पहले होती थी, पहले हम लोग चर्चा करते कि वो डोजियर भेज देंगे, अभी सरकार ने आके डोजियर भेजना तो बंद कर दिया ना, तो फिर सीधे सीधे से बात होगी। डोजियर भेज, ये केस ही डोजियर भेजने का नहीं है मेरे हिसाब से। देखिए, जो ये कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान के लोग वहां शामिल हैं कि नहीं, बुरहान वानी को तब तो कमर बाजवा वहां थे, उन्होंने, नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने, उन सब ने उसको मार्टियर का दर्जा दिया था, कहा कि बड़ा हीरोइक स्ट्रगल है उनका। ये बाकायदा उनके लिए स्टैंप इशू किया गया था, हर बार उसको आजादी का हीरो कहकर उसको बहुत एक दर्जा दिया जाता है, और उसके बाद आप कहेंगे कि वो कश्मीर का बच्चा है। ये कैसे कह सकते हैं? अरे एक स्टेटमेंट और सुना दूं सर, फिर आता हूं। पाकिस्तान के एक और जर्नलिस्ट हैं साबिर शाकिर, ये कह रहे हैं कि भाई हम तो मान के बैठे हैं कि दिल्ली धमाके के गुनहगार हम ही ठहराए जाएंगे। दिल्ली की फायर सर्विस ने बताया है कि लाल किला मेट्रो सर्विस स्टेशन के करीब एक कार में धमाका हुआ है, और खबर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक दिल्ली पुलिस के तर्जुमान का कहना है कि अब तक इस धमाके में कम से कम 8 अफराद की हलाकत हुई है। ये इब्तदाई इतलात हैं और खदशा जाहिर किया जा रहा है कि यह तादाद इजाफा होगा और इसमें ज्यादा तादाद में नुकसान हो सकता है। और दूसरी जानिब मुख्तलिफ तस्वीर जारी हो चुकी हैं, फुटेजेस जारी हो चुकी हैं, और इंडिया के मीडिया के मुताबिक भी ये दिल्ली में लाल किले के करीब जो धमाका हुआ है, इसके बाद अब वहाँ पे गाड़ियों में आग लगी हुई है और अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज है और वहाँ पे लोगों को ले जाया जा रहा है। तो हलाकतों के, मजीद हलाकतों का खदशा जाहिर किया जा रहा है। ये सूरत हाल है
दिल्ली की, और दिल्ली लाल किला एक मारूफ जगह है और इसको ख़ास तौर पे पाकिस्तान के साथ मंसूब किया जाता है। तो देखते हैं कि इस बार मोदी सरकार कैसे इल्ज़ाम लगाती है, क्योंकि इसका सारे का सारा मलबा जो है वो अल्टीमेटली हम पर ही गिरना है और उसके लिए तैयार रहना चाहिए। वो पूछ रहे हैं, देखते हैं कि मोदी सरकार ये सारा मलबा हम पे कैसे डालती है, हमें कैसे जिम्मेदार ठहराती है। भाई सच तो सबको पता होता है सर, ऐसा नहीं है, अब इतने मासूम नहीं है पाकिस्तानी कि उनको नहीं मालूम कि उनके देश के अंदर मसूद अजहर, हाफिज सईद, इनके जैसे लोग क्या हैं। ये कोई वहां पर एनजीओ चलाने के लिए तो नहीं पाले हुए वहां की सेनानी, ये क्या करते हैं, भारत की तरफ टेररिस्टों को ट्रेन करने के लिए कहाँ कहाँ कैंप लगते हैं। भाई तो दुनिया दिखा चुकी है, ये पाकिस्तान के लोग तो खुल के बात करते हैं। आज आप केवल ये बेशर्मी से कुछ झूठ बोलने के लिए आ जाएं टीवी पर तो उससे कोई जो है वो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पाकिस्तान इतना बेशर्म देश है, आप उसकी इंटेंशन क्या है इसको जरा सोचिए। भारत जंग कर देगा अगर हमारे यहां से किसी ने हमला कर दिया, ये वो जानता है, फिर भी हमला हुआ क्योंकि उसको नहीं डर लगता। पाकिस्तान की फौज वो जिंदा ही वो है ही इसीलिए कि भाई मैं हिंदुस्तान का डर नहीं दिखाऊंगा तो मुझे तो जूते मारेंगे यहाँ पे लोग, मेरी जरूरत क्या है अगर भारत मुझ पर हमला नहीं करता, तो वो तो किसी भी हद तक जाएगा। और मरना कौन से जनरल ने है, मरना वहां के सिपाही ने है या छोटे अफसर ने मरना है, वही लोग फौज में मरने के लिए भर्ती किए जाते हैं पाकिस्तान में। लेकिन वो चाहता आपसे ये है कि भारत पर ऐसा दबाव बनाओ, और ये इन देशों को उसको लगता है कि हमारी डिप्लोमेसी ने बड़ा कमाल कर दिया, अमेरिका आज मेरे साथ है, मेरे साथ चीन है, मेरे साथ सऊदी अरब है, कतर है, तुर्की है, कि भारत को बातचीत की मेज पे लाओ कि मूल मुद्दा कश्मीर है, मूल मुद्दा कश्मीर है, इस पर मोदी जी मेरे साथ बैठ के बात करो, ये चाहेगा पाकिस्तान। देखिए, मुझे नहीं लगता है कि भारत कभी भी इस चीज को स्वीकार करेगा, और भारत ने हमेशा ये बात कहा है, शिमला समझौते, भारत ने तो शिमला समझौतों को भी लगभग दरकिनार कर दिया है। आप ध्यान रखिएगा, यूएन ऑब्जर्वर हमारे यहाँ पहले जम्मू एंड कश्मीर में उसका ऑफिस हुआ करता, नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद उसका सोरा बोरिया बस्तर बंद करके बाहर फेंक दिया है उठाकर, यहाँ से जाओ तुम्हारी कोई, ये हमारी जमीन है, जो होगा किसी ने दिया, इसको ले गया होगा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, ये मेरी जमीन है, यहाँ पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का कोई यूएन ऑब्जर्वर कोई नहीं यहाँ पर रहेगा। दूसरी बात, देखिए, जंग निपटना तो पड़ेगा पाकिस्तान के साथ, आज नहीं निपटे, कल निपटे, परसों निपटे, जवाब होता है ना कि उसके उकसावे पर नहीं, हम तय करेंगे कि हमको कितना मारना है, किस जगह मारना है और कब मारना है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि दो राय नहीं है कि भारत इसका बदला नहीं लेगा, भारत इसका बहुत बदला लेगा और जोरदार लेगा। और मुझे लगता है इस संदर्भ में भारत भी मन बना चुका है। कहीं ना कहीं आपको भी सोर्सेज से लगता होगा कि इस प्रकार की चीजें आएंगी तो भारत किस प्रकार का बड़े तौर पे कैसा रिस्पॉन्स देने वाला है पाकिस्तान को। हाँ, ये बात उनको जरूर लगती है कि शायद इस बार जो है वो हमको डिप्लोमेटिक तौर पर हमको अमेरिका का समर्थन मिले, या हो सकता है बात बढ़ने नहीं देंगे, नहीं बात नहीं बढ़ने देंगे, समर्थन देंगे। और आप इससे बढ़िया क्या स्थिति हो सकती है कि ट्रंप जो बार बार कहते हैं हमने युद्ध रुकवाया और ऑपरेशन सिंदूर 2 यदि शुरू कर दिया तो फिर क्या होगा, ट्रंप की कहां बचेगी, कुछ बचेगी? तब तो ये होगा ना कि हमने अपनी शर्तों पर युद्ध बंद किया था और जब अब स्थिति आई तो हम दोबारा शुरू करेंगे, तो ये स्थिति। हाँ, लेकिन उसको मुझे सही कहा उन्होंने कि उसको ये लगता है कि ये लोग देश जो है अब बदद में आएंगे और ये भारत के हाथ रोकेंगे अगर भारत कुछ करना चाहेगा। देखिए, पाकिस्तान इस बात को बहुत अच्छे से जानता है कि अभी 2014 से लेके 2004 से लेके 2014 तक इस मनमोहन की सरकार नहीं है कि कसाब को पकड़ने के बाद भी भारत हमला करने की या घुसकर मारने की हिम्मत ना करे। 2014 के बाद उन्होंने नरेंद्र मोदी की सरकार को देखा है और अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसने देख लिया है कि प्रधानमंत्री मोदी की कार्यशैली किस तरीके से है। तो पाकिस्तान डरा हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी अभी बहुत जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेंगे, वो सारे सबूत इकट्ठे करेंगे, दुनिया में पाकिस्तान को एक्सपोज करेंगे, अलग थलग करेंगे। दुनिया के जो देश आज पाकिस्तान का साथ दे रहे हो, जिन मुस्लिम देशों के साथ और अमेरिका के साथ या चीन के साथ पाकिस्तान आज भारत के साथ ये हरकत करने की कोशिश कर रहा है, मुझे लग रहा है कि वो सारे देश भारत के समर्थन में आएंगे और पाकिस्तान से कहेंगे कि भाई इस तरीके से हरकतें बंद करो। और फिर भारत मुझे लगता है कि पाकिस्तान को सिर्फ हथियारों से नहीं, युद्ध पर नहीं, इकोनॉमिकली भी इसको खत्म करेगा, दुनिया में अलग थलग छोड़ेगा। जो दुनिया से सहायता पाकिस्तान को मिल रही है वह मिलना बंद होगी। पाकिस्तान के मुझे लगता है एक बड़ा सबक होगा और उसके बाद भारत उसको अच्छे
अच्छे तरीके से सबक सिखाएगा। उसके बाद पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो जम्मू एंड कश्मीर है वो भी भारत का हिस्सा बनेगा। भारत इस बार सिर्फ आतंकवादी गतिविधियों खत्म करने के लिए, लॉन्चिंग पैड खत्म करने के लिए हमला नहीं करेगा। भारत इस बार करेगा तो बड़े उद्देश्य के लिए हमला करेगा, जिसमें पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर भी शामिल होगा। आप कुछ बोल रहे थे, मैं बस कह रहा हूं कि सिर्फ मनमोहन सिंह ही नहीं है, मनमोहन सिंह को समर्थन देने वाले सोनिया गांधी भी नहीं है। दूसरी बात, $14.5 बिलियन के उसके पास फॉरेन एक्सचेंज है। 2 सप्ताह से ज्यादा वो असला नहीं लड़ सकता है पाकिस्तान। ऐसी स्थिति में जहां $700 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज हो इंडिया के पास और इतना बड़ा शस्त्रागार हो, मुझे नहीं लगता है कि झेल पाएगा पाकिस्तान। अच्छा, आप देखिए, खबर ये है कि ऑफिशियली जांच जो है पूरी तरीके से एनआईए को हैंडओवर कर दी गई है। ये जांच इस वक्त आ रही है। गृह मंत्रालय ने इस मामले की जांच नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए को सुपुर्द कर दी है। ये इस वक्त हमें जानकारी मिल रही है। लेकिन जो बात हो रही थी भाई, पाकिस्तान के हौसले बड़े बढ़े हुए थे अभी पीछे बीते दिनों, क्योंकि दुनिया के देश जो है उसको थोड़ा हवा दे रहे थे। अमेरिका भाई ट्रंप बुला रहा है आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस में, तो उसका ये कैलकुलेशन हो सकता है कि भारत जो भी कहे, लेकिन ये लोग बीच बचाव में आ ही जाएंगे। और बड़े देशों के जो विदेश मंत्रालय होते हैं वो तो पहली फुर्सत में एक्टिव हो जाते हैं ना। हो सकता है एक्टिव हो गए होंगे, वो बिल्कुल एक्टिव हो गए होंगे डिप्लोमेटिक तौर पर। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अभी हम लोगों का ऐसा लग रहा है कि कोई हम माहौल बना रहे हैं युद्ध का। लेकिन इसको मैं उल्टा सवाल पूछूं कि अच्छा, कब करना चाहते हैं आप युद्ध? कब तक आप बर्दाश्त करना चाहते हैं? ये भी तो होगा ना, डिप्लोमेसी के लेवल पर होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कोई कल युद्ध हो रहा है, आज युद्ध हो रहा नहीं, डिप्लोमेटिक लेवल पर भी युद्ध ही है वो। यदि आप उन देशों के साथ उनको साफ साफ कर दो, जैसे हमने ऑपरेशन सिंदूर के बाद, वो पहलगाम की घटना के बाद पूरी दुनिया भर के देशों को बताया ना, वो भी एक युद्ध है, डिप्लोमेटिक वॉर है, जिसको हमने जीता। मैदान में भी हमने जीता, डिप्लोमेटिक वॉर में भी जीता। यहाँ भी होगा, कतर होगा, अमेरिका होगा, टर्की होगा, और कुछ देश भी आ सकते हैं। लेकिन उन सबका जवाब हमारे पास होगा, उस पर कार्रवाई होगी, और वो बेहतर है। क्योंकि डिप्लोमेटिक वॉर को यदि हम जीतते हैं तो जो असली जमीनी जो लड़ाई है उसको जीतने में और ज्यादा ताकत के साथ आप रह सकते हैं, खड़े हो सकते हैं। मुझे नहीं लगा, मैं इससे केवल उल्टा सवाल पूछ रहा हूँ, क्योंकि आज सब लोग ये कह रहे हैं कि मैं कोई एग्रेशन के तौर पर बात कर रहा हूँ। हम कोई तय कर लें पैरामीटर, थर्मामीटर की तरह से कि नहीं, अब इसके आप कह रहे हैं ये तो पॉलिसी है भैया भारत की। और ये एनआईए का आप सिंबल मैसेज समझिए ना, एनआईए को देने का मतलब क्या है? एक्ट ऑफ टेरर। एक्ट ऑफ टेरर। एनआईए और कुछ नहीं है, इंटेलिजेंस एजेंसी। ये दंगे और ब्लास्ट तो बहुत सारी हमारी दिल्ली पुलिस भी करती है जांच। एनआईए को दिया गया है, इसका मतलब उसको वो तार जोड़ने जो एक्ट ऑफ टेरर के तार है, और वो साबित करके देना है। उसके बाद जो करना होगा वो करेंगे। नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई कंफ्यूजन है, और ये कोई उकसाने या उसकी बात नहीं है। सवाल ये है कि जो भारत सरकार की स्टेटेड पॉलिसी है, हम उसके लिहाज से कैसे एक्ट करेंगे। जहां तक रही बात कि अमेरिका क्या करेगा, दूसरे देश क्या करेंगे, तो वो देश तो वैसे भी वही कर रहे थे। ऐसा थोड़ी ना है कि इसके पहले वो हमारे लिए बड़ा पलक पावड़े बिछाए बैठे हुए थे और हमारे पक्ष में कोई बात कर रहे थे। वो तब भी उसी तरह से व्यवहार कर रहे थे। जब ये स्थिति आएगी तो हमें एक तरह से कहें कि अगर दूसरी चीजों में डिप्लोमेटिकली हमारा एज होगा, हम बेहतर स्थिति में होंगे। और निश्चित तौर पर मैं फिर कह रहा हूं, पीओजेके को इस बार डिसमेंटल करने का समय आ गया है, इसमें कोई भ्रम नहीं। देखिए, वैसे मतलब लोगों को लगता है कि सरकारों के रुख और मोदी जैसे प्रधानमंत्री के रुख को पढ़ पाना आसान काम है। कल एक बड़े सीनियर पत्रकार ने ये लिखा हुआ था, मोदी भूटान आज जाएंगे या नहीं, ये बता देगा कि भारत कैसी कार्रवाई करेगा। मतलब अगर वो भूटान गए तो भारत सरकार इस पर बहुत ज्यादा नहीं बढ़ने वाली। और हुआ क्या, वो भूटान गए भी और भूटान से ही बोल दिया। नहीं, मैं इस पे एक और बता दूं, मैं इस पे एक याद दिला देता हूं। जिन लोगों को ये ध्यान में नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो ओटीटी का वेब्स हुआ था, वेब्स मुंबई में हुआ था, उसमें भी गए थे और मैं वहां था। कोई उनके चेहरे के भाव नहीं पढ़ पा रहा था। जितने इंडस्ट्रियलिस्ट आए हुए थे, जितने बड़े बड़े सेलिब्रिटी आए हुए थे, वो बात कर रहे थे पहलगाम की, उन्होंने कोई बात नहीं की। लेकिन जब जवाब आया तब लोगों को समझ में आया कि प्रधानमंत्री कितनी कड़ाई से जवाब देते हैं। और भूटान तो जाना ही चाहिए। हम क्यों अपनी जो सामान्य गतिविधियां हैं उसको रोकेंगे? हम बड़े देश हैं, हम सक्षम देश हैं, हम ताकतवर देश। आर्टिकल समय खत्म हो गया। एब्रोगेशन जिस दिन हुआ था उस दिन अमित शाह थे पार्लियामेंट में, प्रधानमंत्री। सर, एक बहुत शॉर्ट कमेंट। नहीं, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जिस समय हम लोगों ने मिसाइल हमला किया था, उस दिन भी प्रधानमंत्री एक मीडिया कार्यक्रम में थे और उनके चेहरे पर कोई सिकन नहीं थी और उन्होंने कहा कि आप जल्दी अच्छी खबर सुनेंगे। जी, तो अब जवाब भारत देगा। कैसे देना है, पहले इसकी जांच पूरी होगी। अब एनआईए को सुपुर्द हो गई है, उसमें जो भी वक्त लगेगा वो लगेगा। इनके पीछे कौन बैठा था, इसमें मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में किसी को भी कोई शक है। आप प्रधानमंत्री की बात पर हम सबको भरोसा करना चाहिए कि इस हमले का एक भी दोषी
वो बचेगा नहीं।